नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। आज इस पिटारे में से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी सस्पेंस थ्रिलर कहानी कौन थी वो का अगला भाग। मैं आशा करती हूँ इसका पिछला भाग आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आप उत्सुकता से अगले भाग का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फिर आइए चलिए अब शुरू करते हैं ये कहानी जो एक मर्डर मिस्ट्री है। 2 दिन के बाद जब डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आई तब सुमित का दिमाग और ज़्यादा उलझ गया, क्योंकि मृतक लड़की और अवधेश का डीएनए मैच कर रहा था। इस आधार पर अब उसने मृतका का शरीर तो अंतिम संस्कार के लिए नियमानुसार अवधेश को सौंप दिया, लेकिन फिर भी सुमित को बार बार महसूस हो रहा था कि अवधेश जरूर उससे कुछ छिपा रहा है। जब उसने अवधेश को पुलिस के डंडे का जोर दिखाया तब अवधेश ने उसे बताया कि डीएनए सैंपल शायद इसलिए मिल रहा है कि मृतक लड़की उसकी नाजायज बेटी थी, जिसे उसने कभी अपनाने से इनकार कर दिया था। उसने बताया कि जब उसकी पूर्व प्रेमिका ने अपने गर्भवती होने की बात उसे बताई थी तब अपने माँ पापा की आपत्ति के कारण उसने उसे अपनाने से इनकार करते हुए उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और उसे अकेला छोड़कर नौकरी के बहाने दूसरे शहर भाग निकला था। अगर ऐसी बात है तो उस लड़की के बैग में आपकी दूसरी बेटी सोमा के डॉक्यूमेंट कैसे आए? आपने सोमा को कहाँ छिपा कर रखा है और क्यों? आखिर इस लड़की की बलि क्यों ली आपने? सुमित के इन प्रश्नों को सुनकर अवधेश ने कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं है सर। मैं तो आज तक ये भी नहीं जानता था कि मेरी वो अवांछित संतान बेटा है या बेटी, क्योंकि दोबारा कभी उसकी माँ से न मेरी मुलाकात हुई और न कोई बात। ठीक है, अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है तो आप मुझे तुरंत बताएंगे, समझ गए? सुमित की सख्त आवाज़ सुनकर अवधेश ने हामी भरी और अपने घर की ओर चल दिए। सुमित ने अब गोपी से कहा कि वो अवधेश के परिवार की सारी जानकारी लेकर आए और ये भी पता करने की कोशिश करे कि अपने परिवार के साथ अवधेश के रिश्ते कैसे हैं। अगले दिन गोपी ने सुमित को बताया कि अवधेश की पत्नी ने आज से 10 वर्ष पूर्व संन्यास ले लिया था और अब वो हरिद्वार के किसी आश्रम में रहती है। उसके जाने के बाद अवधेश ने अकेले ही अपने जुड़वा बच्चों बेटी सोमा और बेटे सुजीत की परवरिश की है। सोमा दिल्ली में रहकर वकालत की पढ़ाई कर रही थी और सुजीत हैदराबाद से इंजीनियरिंग कर रहा है। सुजीत इस समय सोमा की मृत्यु की खबर सुनकर यहाँ अपने घर आया हुआ है। गोपी ने ये भी बताया कि अवधेश की अपनी पत्नी से कभी नहीं बनती थी। उसके पड़ोसियों के अनुसार उन दोनों में आए दिन झगड़े होते थे, जिसके कारण उसकी पत्नी पहले तो ज़्यादातर अपने मायके चली जाती थी और फिर अंत में उसने गृहस्थी से ही संन्यास ले लिया। शायद इसलिए क्योंकि अवधेश ने परिवार के दबाव में ये विवाह तो कर लिया, लेकिन अपने पहले प्रेम को पूरी तरह भूल नहीं सका। ठीक है, एक काम करो, तुम अवधेश, सुजीत और सोमा तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स लेकर आओ और सुजीत का डीएनए सैंपल भी, ताकि हम उसे भी इस मृत लड़की के डीएनए से मिलवाकर तसल्ली कर लें। सैंपल मैं ले आया हूँ सर, वो भी इतनी चपलता से कि सुजीत को मुझ पर संदेह भी नहीं हुआ। गोपी ने एक डिब्बे में रखे हुए बालों के कुछ गुच्छों को जैसे ही सुमित की मेज पर रखा, सुमित ने उसे शाबाशी देते हुए इस सैंपल को भी जांच के लिए भेज दिया। 2 घंटे में ही गोपी जब कॉल रिकॉर्ड्स लेकर आया तब उनकी जांच करते हुए सुमित ने देखा कि अवधेश की बात सोमा से आखिरी बार उसकी मृत्यु के दिन हुई थी, जब ट्रेन दिल्ली से चलने वाली थी, और सोमा के मोबाइल का लोकेशन भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ही बता रहा था। उसके अलावा अवधेश नियमित रूप से बस अपने बेटे से ही बात करता था। सोमा के मोबाइल से भी आखिरी बार बस अवधेश और सुजीत से बात हुई थी।
उसके बाद उसके मोबाइल का और कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। सुजीत के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करते हुए सुमित ने देखा सोमा की मृत्यु के बाद एक नंबर पर उसकी लगातार बात हो रही थी और इस नंबर का लोकेशन हरिद्वार में दिख रहा था। इस नंबर की जांच करने पर सुमित को पता चला कि ये किसी रवि गुप्ता के नाम पर रजिस्टर था, जो हरिद्वार का ही निवासी था। गोपी ने सुमित का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि टेलीकॉम कंपनी के दिए हुए रवि के पते और मोबाइल नंबर के हरिद्वार में मिले हुए विभिन्न लोकेशनों में कोई समानता नहीं थी। सर, ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी पूरे शहर में घूम घूम कर अपने मोबाइल का प्रयोग करे, लेकिन अपने घर में कभी उसे ऑन न करे। गोपी की बात सुनकर सुमित ने कहा, अब तो हरि के द्वार जाकर ही ये गुत्थी सुलझेगी, इसलिए तुम हरिद्वार की 2 टिकटों का तत्काल इंतज़ाम करो। हमें हर हाल में कल हरिद्वार जाना ही होगा। जी सर। वैसे क्या हम इस विषय में सुजीत से पूछताछ करें कि रवि गुप्ता कौन है? नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो इस अपराध में शामिल है तो इस पूछताछ से वो सतर्क हो जाएगा। जी सर, मैं समझ गया। इतना कहकर जब गोपी वहाँ से चला गया, तब सुमित ने रवि गुप्ता के पते को संभाल कर अपनी जेब में रखा और फिर उसने अवधेश को फ़ोन करके उससे उस आश्रम की जानकारी भी ले ली जहाँ उसकी पत्नी, जो अब साध्वी सोना के नाम से जानी जाती थी, वर्तमान में रह रही थी। इसके पश्चात सुमित ने हरिद्वार पुलिस से संपर्क करके उन्हें सारे मामले से अवगत करवाया, तो वहाँ के थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर राकेश ने उसे आश्वस्त किया कि वो हरिद्वार आने पर उसकी पूरी सहायता करेंगे। अगली ही सुबह हरिद्वार में जब सुमित और गोपी इंस्पेक्टर राकेश के भेजे हुए स्थानीय हवलदार ललित के साथ रवि गुप्ता के पते पर पहुँचे, तब उन्हें पता चला कि उसकी मृत्यु आज से 2 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी और उसके परिवार में भी अब कोई वहां मौजूद नहीं था। सुमित ने अब तत्काल टेलीकॉम कंपनी में बात करके उसके अधिकारी से कहा कि जैसे ही रवि गुप्ता का नंबर ऑन हो, वो तुरंत उसकी लोकेशन उसे भेज दें। और फिर वो गोपी और ललित के साथ साध्वी सोना से मिलने उनके आश्रम की तरफ चल पड़ा। आश्रम पहुंचने पर सुमित को पता चला कि साध्वी सोना अपनी एकांत कोठरी में कठिन तपस्या में लीन है, जो अगले 6 महीने तक चलने वाली है और इस दौरान उनसे किसी की भी मुलाकात संभव नहीं है। सुमित ने जब बताया कि वो साध्वी सोना से मिलकर उन्हें उनकी बेटी की मृत्यु की खबर देना चाहता है, तब उसे उत्तर मिला कि इस आश्रम में रहने वाले सभी साधकों का कोई परिवार नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से गृहस्थ जीवन से संन्यास लेकर यहाँ रहने आए हैं। इसलिए साध्वी सोना की तपस्या में विघ्न डालना सर्वथा अनुचित है। सुमित कुछ और कहता कि तभी ललित ने संकेत से उसे रोक दिया और वहाँ से चलने के लिए कहा। आश्रम से बाहर आने पर ललित ने सुमित से कहा, सर, इन आश्रमों के नियम बहुत कठिन होते हैं, इसलिए इनसे कुछ भी कहना व्यर्थ है। वो तो है, लेकिन मेरी छठी इंद्रिय न जाने क्यों मुझे बार बार इसी आश्रम के इर्द गिर्द चक्कर काटने के संकेत दे रही है। हो न हो इस केस की कोई कड़ी इस आश्रम से जरूर जुड़ी है। आखिर सोमा का भाई उसकी मृत्यु के बाद अचानक किसी नए नंबर पर, जो किसी फेक आईडी पर लिया गया है, क्यों बात करने लगा, वो भी हरिद्वार में, जहां उसकी माँ रहती है। सुमित ने गंभीरता से कहा तो ललित ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि उसकी पहचान के कुछ लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और वो उनकी सहायता से आश्रम और खासकर साध्वी सोना की खबर निकालने का पूरा प्रयास करेगा। ठीक है, चलो अब जब तक मोबाइल की लोकेशन से संबंधित कोई खबर आती है, तब तक मैं और गोपी धर्मशाला चलते हैं। जी सर, जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलती है मैं सीधे आपके पास आता हूँ, ललित ने कहा। तो सुमित और गोपी धर्मशाला की ओर चल पड़े। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कहानी का ये दूसरा भाग
आपको पसंद आएगा। कृपया अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य अवगत करवाएं। आपको क्या लगता है, क्या सुमित का अंदाज़ा सच निकलेगा और इस आश्रम के इर्द गिर्द ही वो इस केस की गुत्थी सुलझा पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का तीसरा और आखिरी भाग यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। फिर मिलेंगे जल्दी ही। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए।